हाँ भाई नमस्कार, राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। पढ़ाई चल रही है कि मौज चल रही है सर? दोनों चल रही है। टाइम खराब नहीं करते हैं। लास्ट टर्न पे हम पढ़ रहे थे क्या? गॉस लॉ की अच्छी बात। गॉस लॉ की मदद से हमने कुछ सिस्टम्स, ओपन सरफेसेस से फ्लक्स निकाल लिया था, सिमेट्री बिठा बिठा के। दो चार सवाल शानदार कराए थे, यस और नो, आखिरी में यही पढ़ा था। अरे यस और नो, गॉस लॉ को समझा था, ये करा था, वो करा था। अब सुन, मैंने याद करा, बोला था कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड और वास्तविकता में कूलम्ब्स लॉ की थोड़ा इजाद हुआ था। खैर हम उसे मिक्स करते हैं। क्या हम गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? हाँ। तो जो एग्जांपल्स आप जानते हो ना, हम क्या करेंगे, जो एग्जांपल्स जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ की मदद से निकाल के बताएंगे, ताकि आपको फील आए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है। ताकि कभी ऐसा सवाल आए जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की मदद से भी निकाल सकते हो, तो आपको समझ में आए कि मैं एक ऐसी अप्रोच भी अपना सकता हूं। अच्छा, सो बेसिकली नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है भाई? इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो आ जाइए, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे चलते हैं। ओ हो, देखो भाई, वाह रे भाई, आओ रे भाई। देखो पहले बताओ, चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। सोच तुझे नहीं पता, सोचा तुम्हें नहीं पता, मैं गॉस लॉ की मदद से प्रूव करके बताऊंगा। अपने को करना क्या? ध्यान से सुन, ध्यान सुन। इस चार्ज क्यू की वजह से मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर दूरी पर। हमें पता करना है कि आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अच्छा, मैं सिमेट्री से ये तो जानता हूं कि इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर जगह दूर भाग रही होगी। अच्छा, अब मुझे ई निकालना है। वैसे तुम जानते हो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है। मैं इसको गॉस लॉ से निकाल के बताता हूं। सोचो कैसे। चार्ज क्यू की वजह से अगर आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और गॉस लॉ की मदद से निकालनी है, तो अपन क्या करें? एक गॉसियन सरफेस माने। क्या माने? एक गॉसियन सरफेस जो कि क्लोज्ड होनी चाहिए, तभी तो गॉस लॉ लगा पाओगे। हाँ सर। तो क्यों ना हम बिल्कुल सिमेट्रिक एक स्फीयर मान लें। स्फीयर। अरे हाँ सर, क्या माना? एक स्फीयर। ओहो, पूरा ही गायब हो गया। तो ये स्फीयर। ओके सर, क्या इस स्फीयर का रेडियस छोटा आर? हाँ, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मेरे को क्या सिमेट्री से एक बात बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर कितनी होगी ये नहीं पता, पर होगी बराबर ड्यू टू सिमेट्री। ई इज सेम एवरीवेयर ड्यू टू सिमेट्री। अरे हाँ, ड्यू टू सिमेट्री। एंड एवरीवेयर यू कैन से कि एंगल बिटवीन डी ए एंड ई इज जीरो। क्योंकि आपने स्फीयर लिया है इसलिए सारी दूरी आर आर हो गई। मुझे नहीं पता ई कितना है, पर यह पता है कि ई का मैग्नीट्यूड सब जगह सेम है और ई का एंगल डीए से हमेशा जीरो है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है सब कुछ। और हाँ, अरे चार्ज क्यों से इधर आर दूरी पे लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती हुई होगी। अरे हाँ, और आर दूरी अगर है तो सेम ही होगी ड्यू टू सिमेट्री। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन। यहां पे क्यू इन तो क्यू है भाई, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई हर जगह सेम है और ई और डी ए का मैग्नीट्यूड के बीच में हर जगह एंगल कॉस जीरो है। तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, ई हर जगह सेम है तो उसे बाहर ले आओ। कॉस जीरो 1 है तो इंटीग्रल डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल डीए फॉर अ क्लोज सरफेस यानी कि स्फीयर कितना होगा भाई? पूरी सरफेस का एरिया कितना होगा सर? 4 पाई आर स्क्वायर। तो लो भाई, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर।
E बराबर के, देख 1/4 क्या होता है, के, आंसर KQ/R²। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ प्रूव कर दी। अरे हाँ भाई हाँ, ऐसा कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते, इसलिए बोर्ड के हिसाब से आप कर सकते हो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ प्रूव कर दिया हमने। देखो बढ़िया शानदार प्रूफ। बोलो समझ आया? ये जानते थे आप, पर फील के लिए आपको कराया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो E = KQ/R²। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। आ जाओ। E सेम एवरीवेयर ड्यू टू सिमेट्रिक एंगल बिटवीन DA एंड E इज 0। ठीक सर, समझ आ गया, बढ़िया लगा सर, प्रूफ समझ आया? अरे सोच लो। हाँ सर, आंसर आ गया KQ/R²। तो हम पहले से जानते थे। एक और देख, इनफाइनाइट वायरियर से याद कर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी। इनफाइनाइट वायरियर से याद कर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, 2k λ/r। अब मान ले तुझे नहीं पता, तुझे प्रूव करना है। लैम्डा है तो इनफाइनाइट वायर, लैम्डा कूलम पर मीटर। हालांकि हमने फाइनाइट की वजह से भी निकाली थी पहले, कितनी, 2k λ/r sin θ, k λ/r sin θ1 + sin θ2, फिर k λ/r cos θ2 - cos θ1, उसमें नहीं घुस रहे। इनफाइनाइट वायर याद कर। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको r दूरी पर, गॉस लॉ की मदद से। वैसे आप फॉर्मूला जानते हो 2k λ/r, पर मुझे गॉस लॉ से निकालनी, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुन। पहली शर्त, अगर गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको सबसे पहले एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस माननी चाहिए, ताकि आप, अजम्पशन ऑफ गॉसियन सरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको अगर आपने ढंग से नहीं माना तो फिर सवाल होना संभव नहीं है। तो इसमें कैसे माने, अपन एक काम करते हैं कि भाई अगर मुझे r दूरी पे निकालना है तो एक सिलेंडर मान लें ऐसे, देखो, ओ हो, ये लो साहब एक सिलेंडर। इस सिलेंडर पे अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पर क्या लाइंस परपेंडिकुलरली ही आती हैं। तो ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें क्या, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ए में क्या एंगल, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि 90 है। अच्छा, मैं तो एक ऐसा समझो, मैंने एक सिलेंडर माना r रेडियस का, ये r रेडियस और l लेंथ का, r दूरी पर ही E निकालनी थी हमें। निकालना क्या था, r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने r दूरी का एक सिलेंडर मान लिया, बिल्कुल सिमेट्रिक, शानदार। इस सिलेंडर के लिए गॉस लॉ लगाते हैं, इंटीग्रल E.dA/Qn/ε0, ये लॉ है। अच्छा, सिलेंडर के दो हिस्से, कर्व्ड सरफेस और हाँ, और दो ढक्कन, यानी कि ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन, यानी कि फ्लैट सरफेसेस। भाई पूरी सरफेस, तो जो आपकी सिलेंडर है उसमें दो ढक्कन है, ऐसे टुचुक, और ऐसे कर्व्ड सरफेस है। अरे हाँ सर, क्योंकि फ्लक्स तो पूरी से निकालेंगे। यस सर, पूरा फ्लक्स बराबर Q/ε0, बात आपकी सही है। और जो E निकल के आएगा इससे, वो भैया पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इंटीग्रल E.dA बराबर Q/ε0। ढंग से समझाया है कि E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात भी नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब देख भाई, कर्व्ड सरफेस पर देख, कर्व्ड सरफेस पे E और A में हर जगह एंगल 90 है। अरे हाँ, E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू DA। अरे हाँ, तो क्या E इंटू, परपेंडिकुलर नहीं, मतलब हाँ, परपेंडिकुलर टू DA, परपेंडिकुलर नहीं, इज ऑलवेज पैरेलल टू DA। हाँ सर, वो E और DA एक ही लाइन में ना, हाँ, तो एंगल 0 हो गया। अब देखो E इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, एंगल तो 0 हो गया, तो cos 0 1, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सर, 2πRL, तो E इंटू 2πRL।
क्या ये फ्लक्स हो गया? E इंटू टू पाई आर एल समझ आया क्या? टू पाई आर एल क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। E इंटू टू पाई आर एल। अच्छा, फ्लैट सरफेसेस से ध्यान से देख, फ्लैट सरफेस पे जो भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऐसे ही और ऐसे डी, और यहां पे भी देखो तो ई ऐसे, डी ऐसे, ई ऐसे, और यहां 90 डिग्री। यानी कर्व फ्लैट सरफेस के लिए क्या E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू DA, देयरफॉर फ्लक्स इज जीरो। ओ माय गॉड, इस सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस और दो ढक्कन हैं, ढक्कनों से क्या फ्लक्स जीरो निकल रहा है क्योंकि उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू DA है। अरे हाँ सर, तो E इंटू टू पाई आर एल प्लस जीरो बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन। अब सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होती है वो तो नेट होती है भैया, हाँ, पर जो चार्ज होता है वो तो अंदर वाला होता है। सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? सोच, उतना चार्ज है जो एल लेंथ में चार्ज है। 1 मीटर में कितना चार्ज है? लेमडा, तो एल लेंथ में कितना? लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। लेमडा एंड लेमडा को मार दिया, ई बराबर लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज 2k लेमडा बाई आर। ओ माय गॉड, ये तो हम पहले से जानते थे, पर अब हमने इसको प्रूव करके बताया। किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? अच्छा भी लग रहा है सर? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, जबरदस्त सर, मजा आ गया सर। पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर। सो 2k लैम्डा बाई आर, यू नो, 2k लैम्डा बाई आर, यू नो। हाँ सर, 2k लैम्डा बाई आर। आंसर आ गया भाई। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बात भी आई समझ। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्लैरिटी है सर। आ गया, आ गया। अरे सोच लो सर, क्लियर है सर? परफेक्टली क्लियर सर, मजा आ गया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। पक्का? अरे हाँ भाई, हाँ सर, क्लियर सर। तो 2k लैम्डा बाई आर आ गया। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि तुम जैसे ये मान लो अपन फाइनाइट वायर ले लें, याद कर आर दूरी पे 2 फॉर्मूले थे, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल, कुछ याद है? θ1 θ2, हाँ सर याद है। k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, a लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। हाँ, इन फॉर्मूलों को तुम इस गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो पॉइंट है ना ये सिमेट्रिक नहीं है, कहीं ऊपर ज़्यादा कहीं कम, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। मैंने क्यों ये बताया? यह गॉस लॉ से नहीं निकाल पाएंगे। तो हर सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का गॉस लॉ से कर पाओ ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। अब क्या गॉस लॉ से हर सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? नहीं, नहीं, तभी निकाल पाओगे जब सिमेट्रिक होगा। अच्छा, पर क्या गॉस लॉ वैलिड हर जगह? हाँ, तो ध्यान दे, क्या देना, सुनना। गॉस लॉ is valid everywhere but only in highly symmetrical problems possible to calculate electric field using
गॉस लॉ। जहां पर हाईली सिमेट्रिकल हो उस जगह पर अपन गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या गॉस लॉ हर जगह वैलिड है? हां, पर उसकी हर जगह उसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे ये जरूरी नहीं है, वो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में पॉसिबल है। तो ये बात अपने मन मंदिर में बसी होनी चाहिए। ओके सर, ये साइड वाला मत उतारो, ये तो मैंने ऐसे ही समझाया ये बताने के लिए कि देखो गॉस लॉ रामबाण सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए है, मतलब गॉस लॉ हर जगह आंसर निकाल पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जरूरी नहीं है। पर क्या गॉस लॉ वैलिड हर जगह? क्योंकि गॉस लॉ तो इंटीग्रल ई डॉट डी है, वो वैलिड जरूर है, पर वो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर निकाल पाएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि सिस्टम सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके सर, अब ध्यान से सुनो, अपन ये जो वायर पढ़ रहे हैं ना, इनफाइनाइट वायर जो पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी पीएचडी और करेंगे। अपन ने पहले क्या पीएचडी करी थी? फाइनाइट वायर, फिर उससे इनफाइनाइट वायर, और इनफाइनाइट वायर का आंसर आ गया 2 k λ/r। अब इस इनफाइनाइट वायर पे थोड़ी पीएचडी और करेंगे अपन। हाँ, कैसे? ये जो इनफाइनाइट वायर होता है ये जनरली सिलिंड्रिकल होता है। अच्छा, हम इसके अंदर नहीं घुसे, अब अंदर घुसेंगे धीरे धीरे। देखो ध्यान से, देखो कैसे। सोचो जो इनफाइनाइट वायर होता है, क्या ये 2 टाइप का हो सकता है रियलिटी में? हॉलो, ये देख हॉलो, मतलब जो सिलेंडर है उसका खुद का रेडियस आर है, जो सिलेंडर है उसका खुद का रेडियस आर है, और उसके सरफेस पर चार्ज है, और वो चार्ज बिखरा हुआ। भाई सिलेंडर होगा तो मान लो हॉलो सिलेंडर है, उसका रेडियस आर है, और उसके सरफेस पर चार्ज बिखरा हुआ है जो कि लैम्डा कूलम पर मीटर है। अच्छा, अब ध्यान दो, आपसे इसमें 2 चीजें पूछी जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर और आर के 2 हिस्से, आर जब लेस देन आर हो और आर जब ग्रेटर देन आर हो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जगह बतानी है, आर ग्रेटर देन आर लेस देन आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन आर। ओहो, आर ग्रेटर देन आर तो पुराना ही केस है, अपन जो अभी तक पढ़ रहे थे वो आर ग्रेटर देन आर का ही तो था, तो उसका आंसर तो भैया E बराबर 2 k λ/r है। जो आप अभी तक पढ़ रहे थे वो सिलेंडर के बाहर वाली तो कहानी थी इनफाइनाइट सिलेंडर के। अरे हाँ सर, तो वो आंसर तो 2 k λ/r ही था। अरे हाँ सर, वो आंसर तो 2 k λ/r ही था। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो अंदर वाला कैसे निकालें? अंदर वाले के लिए फिर से वैसे ही गॉस लॉ मान के देखो 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 भैया कि ऐसे सिलेंडर होगा, तो ऐसे सिलेंडर अगर मान लें तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऐसे ही होगी, सिमेट्री तो सब कुछ चलेगी। तो बोला गया, क्या बोला गया? ध्यान से सुनो, बोला गया E इंटू 2π, अब वही पुरानी कहानी 2πrl+0। पर बताओ अगर हॉलो सिलेंडर है और चार्ज सरफेस पर है तो Q इन कितना है? सर 0, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर E = 0। ओ माई गॉड, अरे जब अंदर क्यू ही नहीं है और सब कुछ सिमेट्रिक है तो E को 0 होना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक है बिल्कुल। अरे हाँ, तो हॉलो सिलेंडर के अंदर, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सर 0, और बाहर क्या होगी? 2 k λ/r। देख एकदम R से जस्ट अंदर 0, जस्ट बाहर 2 k λ/r। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। कभी कभी इसका ग्राफ बनवा लेते हैं ऐसे, देख इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटे आर का ग्राफ बनवाएं तो देख, जब तक छोटा आर कैपिटल आर के बराबर नहीं होता तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है। जैसे ही आर हुआ वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 2 k λ/r हो गई, और उसके बाद 1/r से घटने लगी। 1/r से घट रही ना उसके बाद। अरे हाँ सर, तो सोच, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर 2 k λ/r है, और जस्ट अंदर जस्ट बाहर में कहानी अपने को एकदम क्रिस्टल क्लियर है।
अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। 2k लेमडा बाई आर मैक्सिमम वैल्यू, वो भी जस्ट बाहर, उसके बाद 1 बाई आर से घटने लगी। अरे हाँ, जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर तो नॉर्मल अपन जानते हैं 2k लेमडा बाई आर। आंसर आ गया। लो भाई, अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई। ओके, सही सा लग रहा है सर, अच्छा सा लग रहा है सर। आगे बढ़ जाऊं? अरे पक्का बढ़ जाओ सर, कौन मना कर रहा है। लो भाई, हॉलो हो गया। अब पता है इसको सॉलिड कर लेंगे, चार्ज अंदर भी ले लेंगे, बाहर भी ले लेंगे। अभी सिर्फ चार्ज कहां पर था? सरफेस पर। ओ हो, ये एनिमेशन से देखो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी एनिमेशन आएंगे थोड़ा इसको दिखाते हुए। ओ हो, देखो भाई, आजा भाई, ये देखो बाहर माना, बाहर सिलेंडर माना तो 2k लेमडा बाई आर, वो तो अपन जानते हैं, बाहर का निकालने की क्या जरूरत, पहले से क्लियर। अंदर माना तो भैया कितना? 0, बाहर माना तो 2k लेमडा बाई आर। ओ हो, ग्राफ आपके सामने, ग्राफ को थोड़ा सा एनिमेशन से और देखो। ये लो, जो आपने बनाया वो बस ठीक है, थोड़ा एनिमेशन से दिखा रहा हूं तुम्हें फील आ जाए। पहले था जो मैं बोला चमका, तो अंदर 0, बाहर 2k लेमडा बाई आर। अपन ने तो पूरा प्रूव करा। अब देख, अब सॉलिड ले लेते हैं। अच्छा, जब भी सॉलिड सिलेंडर होगा तो बोल लेमडा लेंगे कि रो? रो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना चार्ज। चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? वॉल्यूम में। अब भैया सॉलिड सिलेंडर है और रो देख, रो कूलम पर मीटर क्यूब। तुम ध्यान से देखो तो रो और लेमडा में रिलेशन भी निकाल सकते हो। जनरली अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो चार्ज गिवन होगा रो की टर्म्स में, रो कूलम पर मीटर क्यूब। रो को अगर आप ध्यान से देखो तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा? वही लेमडा होगा, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, कूलम पर मीटर, ये लेमडा बन गया। ध्यान सोचो, 1 मीटर में कितना चार्ज होगा? वही लेमडा हुआ ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अरे हाँ, तो कितना हो गया लेमडा? लेमडा क्या है? 1 मीटर में कितना चार्ज है? 1 मीटर का की वॉल्यूम कितनी? पाई आर स्क्वायर एच। एच तो 1, तो पाई आर स्क्वायर, तो लेमडा रो इंटू पाई आर स्क्वायर। कभी लेमडा के टर्म्स में दे रखा हो तो, और कभी रो के टर्म्स में दे रखा हो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब फिर से कहानी वैसे ही चलेगी। कैसे? सुने, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं बताता हूं। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। लेमडा इक्वल टू, अगर इसका लेमडा के टर्म्स में लिखना तो लेमडा इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? पहली बात, तुम्हें रो और लेमडा जिसमें आंसर लिखना चाहो लिख लो। अब फिर से कहानी वही, अब चार्ज अंदर भी है, सरफेस पर भी है भाई। वही कहानी कि भाई आर लेस देन आर, और यहां और आर ग्रेटर देन आर। अच्छा, आर ग्रेटर देन आर तो पुरानी ही कहानी है भाई। आर ग्रेटर देन आर के प्रूफ में तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा ना। तो आंसर अभी भी क्या 2k लेमडा बाई आर आएगा? 2k लेमडा बाई आर। पर लेमडा को तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2k रो पाई आर स्क्वायर बाई आर, ऐसे लिख सकते हो, जैसे अच्छा लगे। बाहर वाला तो 2k लेमडा बाई आर है, उसका प्रूफ तो दोबारा वही होगा कि सिलेंडर मान लो तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब लेमडा को ये लिखो, क्या फर्क पड़ता है? बाहर वाले में थोड़ी फर्क पड़ता है। अरे हाँ, बाहर वाला आंसर तो 2k लेमडा बाई आर है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो। अरे जब पहले पढ़ा था तब तो बात ही नहीं करी थी, ये तो अभी गॉस लॉ में कहानी नहीं आई है। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, अब कहानी अंदर की, वैसे ही पुरानी दोबारा कहानी देखो। अंदर की कहानी में फिर सिलेंडर मान लो, मान लिया साहब, वही आर लेंथ का एल लेंथ मान लो। ओके सर, मान लेता हूं। सिमेट्री से देखें तो फिर वही ऐसे ही होगी। अगर बिल्कुल सब कुछ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऐसे ही होगी, सिमेट्री की वजह से। फिर से वही बात, इंटीग्रल ई डॉट डी एल बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से दो ही, कर्व्ड और फ्लैट, फ्लैट से फिर से 0, कर्व्ड से क्या ई इंटू 2 पाई आर एल प्लस 0 इक्वल टू, पुरानी कहानी है, 2 बार बता चुका हूं अभी, E इंटू 2 पाई आर एल प्लस 0 क्यू इन। क्या क्यू इन है? अरे हाँ है सर, पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर दैट इज
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच, एच है एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल ने एल को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, एक आर ने आर को मार दिया, छोटा आर आ रहा है देखो ध्यान से देना, तो ई बराबर रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ हो, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो जीरो नहीं है, वो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। यस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है जब आर बढ़ रहा है, जब आर आर से छोटा है। सोच, आर जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पर आर बराबर आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, रो आर बाई, ध्यान दो तो रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट यही है। क्या ठीक है, छोड़ो। हाँ सर, अब अगर कोई आपसे ग्राफ बनवा ले तो आप बना सकते हो, ऐसी क्या बात है। ई और आर का ग्राफ बनाओ, देखो देखो, सोचो, जब तक आर के बराबर है, ई और स्मॉल आर में स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, ध्यान दो। अरे हाँ सर, कौन सा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन। देखो ई और आर में कैसा रिलेशन है सर, स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, बिल्कुल सही जा रहे हो सर, ई और आर में कैसा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन। कैपिटल आर पर मैक्सिमम हुई जिसकी वैल्यू रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। उसके बाद ई और आर में क्या 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल है, और यहां पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, उसके बाद घटी, तो 1 बाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे हाँ सर, तो ग्राफ समझ आया सर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड हॉलो स्फीयर, सॉलिड हॉलो सिलेंडर के रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। कितना है, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई आर तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 1 बाई आर तक। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो समझ आया क्या, अरे सोच लो। समझ तो आया सर, सही तो लग रहा है सर, अरे बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर, क्या बुराई सर, पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, आंसर आ गया, बना लो, उतार लो। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो के जीरो, अगर सॉलिड हो तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर का तो भैया 2 के लैम्डा बाई आर ही होता है, उसमें रटना क्या है। तो हॉलो जीरो, सॉलिड रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रटना है, आर छोटा वाला। अरे हाँ, बस दो रटो, बाकी बाहर के लिए सेम। तो याद हो गया। क्या पूरी पीएचडी कर ली इनफाइनाइट पे, क्या ग्राफ भी बनाने सीख लिए। हाँ, बाहर का तो सेम होगा, अंदर का एक में जीरो, एक में स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही बात सर, मजा आया सर, शानदार सर। तो भैया अपन ने पीएचडी कर डाली किस पर, हॉलो, सॉरी इनफाइनाइट वायर पर, हॉलो भी और सॉलिड भी। अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे बात समझ आ रही है क्या। हाँ सर, समझ तो आ रही है, अच्छी भी लग रही है। और भी चीजें ऐसी लाता हूं अभी, याद करो, तुमने इनफाइनाइट शीट वगैरह पढ़ी थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, पढ़ी तो थी, क्या थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसको अपन अभी करेंगे ट्राई, उस पर भी बात करेंगे बिल्कुल ढंग से, तबीयत से समझ कर। आ जाओ, ये उतार लिया क्या, एनिमेशन देख लो, थोड़े थोड़े अच्छा लगेगा। ओ हो, लो भाई, बाहर का तो अपन जानते हैं। हाँ भाई, वही रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, वो समझ गए हम। ओ हो, आर लेस देन आर ग्रेटर देन आर, वो हमें समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। लो भाई, ग्राफ आ गया है ऐसा, जो अपन ने पढ़ा हुआ एनिमेशन देख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। बाकी तो खुद करो तो फील आती है, इसलिए मैं पूरा खुद कर करके दिखाता हूँ आपको, फील तो तभी आएगी। हाँ सर, बोलो समझ आया, अरे सोच लो। हाँ सर, समझ तो आया सर, बढ़िया भी लगा सर। आगे बढ़ जाऊं क्या, अरे आगे बढ़ जाऊं क्या, बढ़ जाओ सर। लो भाई, बढ़ गए। याद है इनफाइनाइट शीट, अपन ने डिस्क से आंसर निकाला था, कितना,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अपने को इसको प्रूव करना है, अपने को इसको प्रूव करना है यूजिंग, अपने को इसको प्रूव करना है यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। अच्छा सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, यूजिंग गॉस लॉ। कैसे करें कैसे करें कैसे करें? ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? मैं बताता हूं। चलो क्या करो, ऐसे सिलेंडर मान लो एक, देख मैं बताता हूं। ऐसे एक सिलेंडर मान लो, अब हॉरिजॉन्टल सिलेंडर मानो ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिक। अच्छा, हम ये तो बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर टक 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 ऐसे सिलेंडर माना। मान लो कि यहाँ से भी आर दूरी है, ये यहाँ से भी आर दूरी है। समझ में आ रहा है कैसे ले रहा हूँ? हाँ, मतलब एल एल मान लो, आर मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो। ये इस रेडियस को आर मान लो और इस कैप का एरिया ए मान लो। एरिया की जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक। सिमेट्री से हम एक बात कह सकते हैं कि इस जगह जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ऐसे ही, और यहाँ पे भी जो होगी वो ऐसे ही होगी। ये ई, ये भी ई। अच्छा, जो कर्व्ड सरफेस होगी सिलेंडर की, देखो उस पर भी ई यहाँ कहीं ऐसे होगी, पर इसका एरिया डी ऐसे होगा। अरे हाँ सर, तो हमने एक बढ़िया शानदार एक सिलेंडर ले लिया ऐसा। अच्छा, ई जो होती है तो नेट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, बट क्यू इन अंदर वाला चार्ज। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। अब क्या करें, सुनो, अच्छा लगेगा। देखो, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। दो सरफेसेस, कौन सी? वही कर्व्ड और फ्लैट। ओके, अच्छा, कर्व्ड में सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी ए, देयरफॉर फ्लक्स इज 0। अरे हाँ सर, पर जो फ्लैट सरफेसेस हैं उसका एरिया अगर मैंने ए माना तो देखो वो एरिया भी ऐसे। अच्छा, दोनों सरफेसेस पे ध्यान से देखो तो ई ए प्लस ई ए, दोनों सरफेस पे इधर ई ए इधर भी ई ए। अरे हाँ सर, ये ई ए किसका एरिया है? ढक्कनों का, ढक्कन जिसे अपन बोलते हैं कैप, उसका एरिया है वो, और ई और ए दोनों परपेंडिकुलर। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी सही है। तो नेट फ्लक्स आ गया 2EA इक्वल टू क्यू इन। अब तुम ध्यान से देखना, क्यू इन, देखो क्यू इन ये है। अरे हाँ सर, तो सोचो क्यू इनसाइड क्या हुआ? क्यू इनसाइड हुआ सिग्मा इंटू एरिया। फील करो इस बात को, जो अंदर चार्ज हुआ इस सिलेंडर के, वो तो ये जो डिस्क बनी इसमें जो चार्ज है वही तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज हुआ। अरे हाँ सर, वही तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज हुआ। हाँ सर, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जो अंदर चार्ज हुआ वो तो वही हुआ जो इस डिस्क के अंदर हुआ, और वो तो क्यू इन बराबर सिग्मा इंटू ए, क्योंकि इस डिस्क का एरिया वही होगा जो कैप का होगा। अरे हाँ, तो भैया क्यू इन कितना हो गया? क्यू इन हो गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए ने को मार दिया, ई की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो आप पहले भी प्रूफ कर चुके हो डिस्क की मदद से सिलेंडर में, सॉरी डिस्क की मदद से इनफाइनाइट शीट लाए थे, आर इनफाइनाइट रखकर। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट आई। अगर कोई आपसे इसका ग्राफ पूछ ले ई और आर का, तो आपको बेसिकली ये कांस्टेंट होता है और ये वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। देखो, जो अपन ने पहले पढ़ा था उसको अपन गॉस लॉ की मदद से प्रूव करके बता रहे हैं। इनफाइनाइट वायर पर उसमें पीएचडी कर ली, हॉलो सॉलिड। ओ हो, क्या इनफाइनाइट शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कहानी आपको समझ आई है? हाँ सर, आई है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई कष्ट और दिक्कत वाली बात
नहीं है। अच्छा सर, अच्छा सर, सही लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। अच्छा, सही बोल रहे हो सर आप। ओके, ठीक है। सोच, फिर इस पे पीएचडी कर लेते हैं। किस पे? इनफाइनाइट शीट पे। इसमें अंदर घुस जाते हैं। सोच, सॉलिड ले लें। हो, ये तो आंसर तो आ गया हमारा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें लगा अच्छा, ओ हो, सोच इनफाइनाइट शीट है, पर भैया मोटी है थोड़ी, 2D है। इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, पर 2D है और सिग्मा की जगह ले लिया रो। अरे हाँ, सिग्मा की जगह क्या ले लिया? रो। ओ हो, तो फिर वही बात कि अपने को मान लो कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वही R लेस देन D के लिए, ओहो, R लेस देन D के लिए और R ग्रेटर देन D के लिए। तो R ग्रेटर देन D के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ही। आप चाहो तो सिग्मा और रो में निकाल सकते हो। ध्यान देखो, सिग्मा क्या होता है? सरफेस पर चार्ज, पूरा चार्ज, अगर पूरा इसको सरफेस की तरह मान लें। अरे हाँ, तो ध्यान देना, रो इंटू, देख इसमें 2D इंटू सिग्मा, हाँ, रो इंटू 2D इज इक्वल टू सिग्मा। ये समझ आ रहा है क्या भाई? रो क्या होता है ध्यान समझो। अगर अपन इसका एरिया ले लें, ऐसे एरिया A, तो A इंटू 2D इसकी वॉल्यूम हो गई, तो A इंटू 2D, हाँ, तो रो इंटू 2D इज बेसिकली सिग्मा। अरे हाँ, सही बोल रहा हूं क्या? खैर छोड़ो उसको, ये तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आई कितनी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें बाहर से क्या मतलब? हमें तो अंदर से मतलब है। हमें किससे मतलब है? अंदर से। अच्छा सर, अब क्या करें? देखो अंदर के लिए, देखो वही सिलेंडर मान लिया ऐसे, देखो ये माना, जब अंदर सिलेंडर माना तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टक 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 टक, वही सिमेट्रिक, बिल्कुल वही कहानी दोबारा। व्हेन R लेस देन R, देख क्या लिखूंगा? वही इंटीग्रल कहानी, ध्यान से देखो तो रिपीट टेलीकास्ट चल रही है। इंटीग्रल E डॉट DL बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फिर से देखो तो E इंटू, ये R दूरी है मान लो, तो ये R, तो ये भी R, बिल्कुल सही। तो E इंटू ये रेडियस मान लो, ये जो अपने सिलेंडर माना इसका रेडियस R मान लो, तो ये एरिया कितना हो गया? E इंटू पाई R स्क्वायर प्लस E इंटू पाई R स्क्वायर। ये दो बार क्यों करा बोलो? चमका, फ्लैट सरफेस से, अरे हाँ, प्लस 0 कर्व्ड से, ये यहां पे और यहां पे। अरे समझ आ रहा है ना? थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं ऐसी बात। तो E इंटू पाई R स्क्वायर, E इंटू पाई R स्क्वायर, R उस सिलेंडर का रेडियस, और ये 2R जो छोटा 2R ले रहे हो आप, ये आप उसकी लेंथ हो गई। तो E इंटू पाई R स्क्वायर, इंटू पाई R स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू Q इन। Q इन, अब इस सिलेंडर के अंदर क्या चार्ज? रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है पाई R स्क्वायर H, H है 2R, अरे हाँ सर, बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, पाई R स्क्वायर ने पाई R स्क्वायर को मार दिया। तो देखो देखो E की वैल्यू क्या आई? 2E इक्वल टू 2 रो R बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E की वैल्यू आई रो R बाई एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू क्या आई? देख, उससे पहले जो अपन ने सॉलिड निकाला था उसमें आई थी रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें आई रो R बाई एप्सिलॉन नॉट। ओ हो, तो कोई अगर आपसे ग्राफ व्राफ पूछ ले तो कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक आप R की वैल्यू D के बराबर नहीं हो जाती तब तक तो ये, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद कांस्टेंट। तुम्हारे प्राण निकल गए? अरे आया कि नहीं आया? पहले ऐसे, उसके बाद कांस्टेंट। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बढ़िया भी लग रहा है सर, बोलो भाई। अरे पक्का? हाँ सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। तो R इक्वल टू D, R E R, सबने बोला ठीक,
मैंने भी बोला ठीक। मौज है सर, पक्का? अरे समझ आ रहा है? हाँ सर समझ तो आ रहा है सर। ओहो हो रो आर भाई एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने कहा जो पढ़ाया बिल्कुल सही है। और बाहर तो अपने को समझ में आता ही हो तो भाई अपने को 4 रो डी क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उन्होंने पूरा वो वैल्यू लिख ली पूरी, उससे कंफ्यूज मत हो। ओहो हो, बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो। अब अपन क्या पढ़ते हैं? प्लेन एंगल। ये कहां से आ गया? अब जो कहानी थोड़ी देर पढ़ाई जाएगी, थोड़ी देर तक पढ़ाई जाएगी, वो बेसिकली कहानी है पूरी फिजिक्स की। किसी कहानी है पूरी फिजिक्स की। मैंने आपको इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई गॉस लॉ की मदद से, मैंने आपको हॉलो सिलेंडर की निकलवाई, हॉलो सॉलिड वायर की निकलवाई, इन सब की निकलवाई है ना। अब मैं आपको एक नई चीज पढ़ा रहा हूं जिसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, जो जनरल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगली कुछ देर अपन जनरल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेना देना नहीं है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज आता है और वो कई चैप्टर्स में यूज आ सकता है। ओके सर, चलो भाई। तो जैसे अगर अपन सिंपल सी बात करें तो आपको याद करो कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती थी, यूनिट डायमेंशन में अपन पढ़ते हैं 7 के बाद 2, एक स्टेरेडियन एक रेडियन एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अगर कभी याद हो तो प्लेन एंगल आप सब लोग जानते हो, प्लेन एंगल आप सब लोग जानते हो। ओके सर, प्लेन एंगल हम सब लोग जानते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? सिंपल भाई, अपना कोई सर्कल है भाई, अपना कोई सर्कल है, ये लो टक 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 टक, ये अपन ऐसे टक 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 टक, ये अपना थीटा। ओके, तो अपन लिखते हैं थीटा जितना घूमे, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। क्या चीज? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या सब लोग जानते हैं? हाँ सर। ध्यान से देखो तो ये आर्क लेंथ होती है, ये थीटा होता है। पूरा चक्कर अगर घूमो, पूरा चक्कर अगर घूमो तो भैया एंगल कितना होता है? 2 पाई। कितना होता है? 2 पाई। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। तो भैया लो भाई 2 पाई। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ठीक भाई, ये हम समझते हैं आर्क लेंथ। अच्छा, भले मैं पूरा एक चक्कर ऐसे कैसे काटूं? भले मैं तो कह रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा काटूं, पर फिर भी जो एंगल में घूमूंगा, अगर मैं क्लोज लूप में घूमूंगा तो जो एंगल पूरे क्लोज लूप में उसके किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे सबटेंड होगा, क्या वो 2 पाई होगा? हाँ सर। भले मैं सर्कल में नहीं घूमूं, मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूमूं, पर फिर भी जो किसी भी उसके अंदर वाले पॉइंट पर उस पूरे पाथ को घूमने के लिए जो मुंडी घुमानी पड़ेगी, क्या वो 2 पाई घुमानी पड़ेगी? हाँ, ये प्लेन एंगल होता है। थीटा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। मैं तो कह रहा हूं आपका अगर सर्कल छोटा हो जाए, इस तरह की बातें भी और आएंगी, इसलिए बातें बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपका रेडियस छोटा हो जाए तब भी आप जानते हो कि अगर अपन सर्कल के लिए देखें तो थीटा, जैसे क्या समझाना चाह रहा हूं, समझने का प्रयास करो। मान लीजिए देखो आप यहां से आए तो इस पहले सर्कल में यहां से आए और दूसरे में सोचो यहां से आए, ये ए से बी और ये सी से डी, दोनों का रेडियस अलग अलग है पर फिर भी दोनों का थीटा सेम है, क्योंकि आर्क लेंथ क्या होती है? आर थीटा। आर थीटा, तो भैया आर थीटा बाई आर थीटा। अरे हाँ सर, तो अलग अलग रेडियस के सर्कल के लिए भी सेम थीटा हो सकता है। 60 डिग्री का बहुत कुछ मतलब हो सकता है, जिसको अपन रेडियंस में भी डिनोट करते हैं। 60 डिग्री को अगर रेडियंस में लिखेंगे तो अपन जानते हैं उसे लिखते हैं पाई बाई 3। आप सब लोग ये बात जानते हो, कन्वर्जन आप जानते हो कि 180 डिग्री इज पाई रेडियन। अरे हाँ सर, ये बात हम जानते हैं, कन्वर्जन आप जानते हो। ये कहानी रिपीट टेलीकास्ट है। क्या है? रिपीट टेलीकास्ट, प्लेन एंगल की। अरे किसकी? प्लेन एंगल की। वही रिवाइज करा रहा हूं, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि प्लेन एंगल, अगर प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं इसको पहले बताओ। क्योंकि एक प्लेन में है। आपको जैसे जिस भी कॉपी पे आप लिख रहे हो या बोर्ड पे आप लिख रहे हो या मैं पैड पे लिख रहा हूं, जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब इस पे लिखा हुआ है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये थीटा आप जानते हो। थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। हाँ सर, थीटा इक्वल टू L2 बाई R2 और L1 बाई R1, वो सेम बात है जो मैंने आपको अभी अभी समझाई। चलो भाई अपन समझ गए हो। किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर क्लोज्ड आर्क में, क्या किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, आप कहीं से भी चालू हो, मैं तो कह रहा हूं आप यहां चलो, पर अगर आपको पूरा इस लूप को घूमना है तो आपको 2 पाई घूमना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपको इसको देखते रहने के लिए मुंडी घुमानी पड़ेगी, और वो मुंडी घुमानी पड़ेगी 2 पाई। चाहे आप ऐसे घूमो तब भी 2 पाई।
तो एक बात क्या याद रखनी कि कोई भी क्लोज लूप हो उसके किसी भी इंटरनल पॉइंट पे जो प्लेन एंगल होता है वो 2 पाई होता है। अरे कितना होता है सर? 2 पाई सर, 2 पाई। ओ हो। अच्छा, मैं एक बात और फील कराता हूं इसमें आपको, अगर आप ध्यान से देखो। अगर आप सोचो एक पर्टिकुलर सर्कल है, फील करना जो मैं कह रहा हूं, ऐसे मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट हुए, ध्यान समझना, मैं से थोड़ा फील करके बताता हूं तेरे को। ए बी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ऐसे समझाने के लिए, ठीक। अब तुम जहां से देख रहे हो ना वो पॉइंट मान लो बाहर ले लो ई। अब तुम इमेजिन करो पार्टिकल एक जो सर्कल में चल रहा है, ऐसे ए बी सी डी ऐसे घूम रहा है। अब तुम सोचो तुम ई से देख रहे हो, देखो हाँ ई पर बैठे हो, तुम ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होता है प्लेन एंगल। अरे हाँ सर देखो, अगर जब पार्टिकल ए बी सी, ए से बी चलेगा देखो, तो अब मुंडी कैसे घूमेगी? ए से बी चलेगा तो अभी मान लो मैं ए पर देख रहा हूं, पार्टिकल ए पर है, ए से बी घूमेगा तो फिर बी से सी। अरे हाँ देख, पहले आधी इधर गई मुंडी, फिर बीच से वापस सी पे आई तो फिर मुंडी इधर आ गई। तो सोच, पहले अगर आप ऐसे पॉजिटिव थीटा गए तो अब ऐसे नेगेटिव थीटा आ गए तो नेट जीरो। फिर देख सी से डी, फिर डी से फिर जीरो। अरे हाँ सर, यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो मैं ऐसे समझ में आएगा। ई पर देखो, आप ऐसे गए, बी तक देखा, फिर ऐसे आ गए। अरे हाँ, फिर देखो इधर डी तक देखो देखो देखो, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए। तो कुल मिला के थीटा कितना? 0। जबकि सोचो अगर आपका कोई भी पॉइंट अंदर हो तो ए से बी से सी डी अगर आप घूमोगे तो 2 पाई एंगल पूरी मुंडी घुमानी पड़ेगी। अगर आप अंदर हो तो ए बी सी डी ए। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो प्लेन एंगल में अपन क्या बात समझे? प्लेन एंगल बेसिकली ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर वो पॉइंट अंदर है, कहां है? अंदर, तो भैया आपको पूरे एक लूप के लिए, वो लूप सर्कल हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसे भी हो, प्लेनर होना चाहिए भाई। अरे हाँ, कैसा होना चाहिए पाथ? प्लेनर। पर ये कोई जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर हो, कैसा भी हो, पूरा एक लूप है मान लो, तो आपका पॉइंट अगर अंदर है ऑब्जर्वर का तो आपको पूरा 2 पाई एंगल चलना पड़ेगा। पर अगर आपका ऑब्जर्वर बाहर है उस लूप से तो भैया टोटल एंगल 0 आएगा पूरे चक्कर में। अरे हाँ, ये बातें थोड़ी याद रखनी अपने को, क्योंकि याद करो थीटा एक्सियल वेक्टर होता था। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब ये जो एंगल था ना, समझो ये आपने पढ़ा, थोड़ी सी अच्छी बातें मैंने और बताई। हो सकता है अंदर वाले पॉइंट बाहर वाले पॉइंट पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो अंदर अगर लूप के अंदर पॉइंट है, लूप प्लेनर होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर पॉइंट अंदर है तो पूरा चक्कर जब लूप का काटेंगे तो हमें मुंडी पूरी 2 पाई एंगल घुमानी पड़ेगी। पर अगर यही लूप में चक्कर काट रहे हैं और ऑब्जर्वर बाहर है तो कुल मिलाकर एंगल 0 होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पर कुल मिलाकर 0। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। अब सोचो अगर ये 2D प्लेनर जो चीज है ये 3D में चली जाए तो एक नए टाइप का एंगल डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि 3D है, 2D में ही सोचो थोड़ा टफ लगता है, पर अगर 3D में जाएं तो अपने को दिमाग चलाना पड़ता है। अरे हाँ सर, सॉलिड एंगल, 3D एंगल, सॉलिड एंगल समझ लो या 3D एंगल समझ लो। देखो देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूं, ध्यान समझो। 3D एंगल ऐसे फील के लिए, मान लो एक बल्ब जल रहा है कमरे में, देखो हाँ, क्या रोशनी सब तरफ फेंकेगा बल्ब? लो भाई फेंक दी, हो चारों तरफ। अब सोचो इस बल्ब के ऊपर वो कैप लगाते हैं ना कई बार ताकि रोशनी सिर्फ नीचे आए। हाँ सर, क्या बल्ब के ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं ताकि रोशनी सिर्फ नीचे आए? ऊपर क्या करेंगे रोशनी का? हम तो नीचे बैठे हैं। तो याद करो कई जगह रेस्टोरेंट्स या कई जगह ऐसे कैप लगे वाले बल्ब नहीं लगे रहते ऊपर से, हैंगिंग लाइट्स टाइप। हाँ सर देखो, लो ओहो, ये देखो लगा दी कैप। ओहो हो, अगर कैप लगा दी तो क्या रोशनी सिर्फ एक फिक्स्ड एरिया में आएगी? देखो नीचे एक सर्कल सा बनेगा, स्पॉट। ऊपर से अगर ऐसे बल्ब होता तो नीचे एक स्पॉट बन जाता है ना। हाँ सर, तुम बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे कोन टाइप बनाइए, ऐसे ऐसे कोन टाइप, ऐसे उल्टा करके देखो इसको, मैं ऐसे समझा रहा हूं, ऐसे कोन टाइप बनी ऐसे।
हाँ सर, कौन टाइप बना, देखो ये एक है ना 3D चीज है, 2D नहीं है ये, देखो। अरे हाँ सर, ऐसे कौन टाइप है, एक कैप टाइप बनी है ऐसे। सही बताऊं तो जैसे आप प्लेन एंगल को ऐसे डिनोट करते हो ना 2D में, कैसे डिनोट करते हो, एक ऐसे लाइन से, आर्क लाइन से, है ना। ऐसे ही इसको सॉलिड एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं ओम से, ओम इसका वो होता है। और वो ध्यान से देखो तो एक लाइन नहीं होती वो एंगल, वो 3D में एक कैप टाइप चीज होती है। A 3D cap is represented as solid angle. The 3D cap, a 3D cap represents solid angle, तो उसको बनाते ही वैसे। और सॉलिड एंगल होता है ओम टाइप। ओम, इसकी वैल्यू क्या होती है तो अभी अपन निकालना सीखेंगे। पहले समझो ये 3D एंगल है, तो 3D एंगल है तो एक लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो एक कैप से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आइसक्रीम का कोन नहीं होता। हाँ सर, आइसक्रीम खाइए नहीं खाइए कोन वाली, अरे खाइए कि नहीं खाइए सर, नहीं खाइए, खिला दो तो पता पड़ जाए तुम्हारे वो आइसक्रीम भेज दूंगे कैप वाली, मतलब कोन वाली, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या। हाँ सर, हाँ सर, तो मेरे को एक काम करो, अपना नंबर वो एड्रेस भेज दो, मैं भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए, है ना, आइसक्रीम भिजवा दूं ना। हाँ सर, चलो भाई, तो 3D कैप रिप्रेजेंट्स सॉलिड एंगल। आइसक्रीम खाएंगे, हाँ सर बिल्कुल खाएंगे, जोरदार खाएंगे। तो वो जो कोन वाली होती है ना 3D में सेट, जैसे कोन को देखो ऐसे, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप, ये अरे हाँ सर, तो इसको 3D एंगल को अगर यहां रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे, ये सॉलिड एंगल, ओ हो, ये सॉलिड एंगल सबने बोला, तो 3D में है वो। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं अपने को आना चाहिए। पहले एंगल 3D में है, ये अगर 3D में अगर आपका रोशनी या कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा ऐसे, आप देखो तो कोन आपका कैसे बनता है, ऐसे आप ये ले लो, मान लो एक सेंटर लाइन और इसको ऐसे घुमा लो, एक लाइन लो और इसको ऐसे घुमा लो, कैसे कोन टाइप में बन जाएगा। हाँ, तो जो एंगल बनेगा ना उसे बोलेंगे सॉलिड एंगल। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस ऑन अ पॉइंट। देखो कोई भी स्फीयर ले लो, उसका कोई भी हिस्सा तोड़ लो, तो क्या हिस्सा तोड़कर जो सेंटर पे बनेगा क्या वो कोन टाइप होगा। हाँ सर, ओ हो, तो ये जो कैप होगी ये कहलाएगी ओम। क्या कहलाएगी, ओम। अजम्पशन क्या लिया है हमने, मान लो बड़ी सी सरफेस है तो हमने अजम्पशन लिया है कि एरिया ऑफ सरफेस इज सो स्मॉल द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज आर। एक्चुअली आप मान लीजिए ऐसे ऐसे समझो, एक्चुअली रियल सवाल कैसे आते हैं। मान लीजिए आपकी सरफेस ऐसे है, ये आपकी एक सरफेस है, सोचो आप, इमेजिन, एंड इफ सपोज यू आर सपोज टू कैलकुलेट, मैं थोड़ी सी और ऐसे सरफेस बताता हूँ। मान लीजिए इस तरह की कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है मान लीजिए। अब इस सरफेस द्वारा यहां पे कोई एक पॉइंट है 3D में, ये 2D में सरफेस, 2D में नहीं, सरफेस भी 3D में टेढ़ी मेढ़ी मान लो ऐसे। इस पॉइंट पर आपको सॉलिड एंगल निकालना है इस सरफेस द्वारा, इस सरफेस द्वारा आपको सॉलिड एंगल निकालना है। तो इस रियलिटी में तकलीफ ये होती है कि इस सरफेस के हर एक अलग अलग दूरी पर, हर एक पॉइंट पर दूरियां अलग अलग हो सकती है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक छोटा सा एरिया लेते हैं DA, ऐसे DA, और उस DA से यहाँ की दूरी ऐसे मान लेते हैं R। अरे हाँ सर, DA से दूरी मान लेते हो, DA इतना स्मॉल है जो ये लिखा हुआ है, DA इतना स्मॉल है, DA इतना स्मॉल है। अरे हाँ सर, DA इतना स्मॉल है कि उस DA के हर एक पॉइंट से जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल निकालना है वहां की दूरी R मानी गई है। क्या मानी गई है, R। ऑल्दो तुम्हारे लिए ज्यादा टिपिकल बातें आती नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पता है सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है ऐसे, ऐसे समझो DA है, DA इतना स्मॉल है और इस जगह अपने को सॉलिड एंगल निकालना है इसकी वजह से, तो देखो ऐसे ही, तो ये कैप बन जाएगी यहाँ पर।
हाँ सर, और डीए इतना स्मॉल है कि भैया इसके हर पॉइंट से जो इसकी दूरी है वो आर है, ये लिख रहा डीए। और ये हाँ, तो पता है सॉलिड एंगल क्या डिफाइन करा गया, ये जो सॉलिड एंगल डिफाइन करा गया, ये डिफाइन करा गया है डीए बाई आर स्क्वायर। ओ हो, जिसे हम कहते हैं स्टेरेडियन, याद रखना है। डीए क्या है, डीए क्या है, डीए बाई आर स्क्वायर। डीए इज सच दैट डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन डीए फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट, या जहां पर हमारा ऑब्जर्वर है जो इसको ऐसे ऐसे देख रहा है, उसका पॉइंट से उस डीए के हर पॉइंट से दूरी सेम है, और उस डीए के हर पॉइंट से दूरी सेम है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब सोचो एक अनइवन सी सरफेस है, उसमें से छोटे छोटे सॉलिड एंगल निकाल लेंगे, और फिर उसका टोटल होगा वो क्या करेंगे, डीए बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेट कर लेंगे। वो तो चलो छोड़ो, तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम तो इस बात को समझो, क्या डीए बाई आर स्क्वायर, डीए क्या है, डीए ऐसा एरिया है जिससे हर जगह की दूरी अपने पॉइंट से सेम है, अपने पॉइंट से सेम है। और हाँ सर, आर। अच्छा एक और खास बात है, ये जो डीए है ना, ये सरफेस ऑफ डीए इज परपेंडिकुलर टू आर, ये भी है। जो डीए की सरफेस है ना, वो किसके परपेंडिकुलर है, आर के। और डीए इतना छोटा है या इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि उसके हर पॉइंट की दूरी उस पॉइंट से जिसके अबाउट सॉलिड एंगल निकालना है वो आर है। ये अगर नहीं सुना है तो याद रखना है जैसे मैंने बोला है। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका। अरे हाँ सर, बात तो आपकी कुछ कुछ सही है। इसे थोड़ा दिमाग में सेट करो, इसे थोड़ा दिमाग में सेट करो, घबराओ मत, शर्माओ मत। जनरल फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, पूरी फिजिक्स के लिए सॉलिड एंगल की बात समझ में आनी चाहिए। पहले तो कोर्स ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी वगैरह भी हुआ करता था, अब नहीं है, तब ये और ज्यादा काम में आया करता था। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? अरे करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, उतार लिया डीए बाई आर स्क्वायर। डीए इस तरीके से लेते हैं कि डीए से के हर पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट सॉलिड निकालना है वहां की दूरी बराबर है। अगर ऐसा ना हो पाए तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सॉलिड एंगल निकालकर जोड़ लो। ऑल इसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। डीए की सरफेस आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाँ सर, ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। जाहिर सी बात है, डीए तो मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर कट जाएगा, भले ऐसे ही यूनिट लेस दिखेगा, पर एक स्पेशल यूनिट होती है जिसे अपन बोलते हैं स्टेरेडियन, जैसे कि प्लेन एंगल में आती थी रेडियन। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही। ये डेफिनेशन है, मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। हो देखो भाई, डीए और ये डीए बाई आर स्क्वायर। ओ माय गॉड, यूनिट कितनी? स्टेरेडियन। अच्छा एक बात सोचो ध्यान से, अगर तुम ध्यान देखो, ये डीए1 एरिया, अच्छा सोचो मैं तो डीए2 एरिया ले लूं ऐसे बिल्कुल, और R2 स्क्वायर ले लूं। क्या इन दोनों सरफेसेस के लिए डीए1 या डीए2 के लिए सोच के देखो तो क्या सॉलिड एंगल सेम है? ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि प्लेन एंगल में चाहे ये आर्क लो चाहे ये आर्क लो, क्या थीटा सेम है? क्या दो एरिया डीए1 बाई R1 स्क्वायर डीए2 बाई R2 स्क्वायर, अरे कोई बात नहीं, सॉलिड एंगल तो सेम है, सॉलिड एंगल तो सेम है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और सुन देख थोड़ा सा, फिर तो क्या बात समझ में आ गई जो मैं बोला? क्या बात समझ आ गई? डायग्राम बना लो, क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई दो सरफेसेस के लिए क्या सेम सॉलिड एंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर सिचुएशन ऐसी है तो, जैसे दो आर्क के लिए सेम प्लेन एंगल हो सकता था, क्या एक एंगल के लिए बहुत सारे आर्क हो सकते हैं? हाँ ध्यान से देखो तो, इस थीटा के लिए ये भी आर्क, ये भी आर्क, मैं तो कह रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा आर्क वो भी काम करेगा। अरे हाँ, ऐसे एक सॉलिड एंगल के लिए क्या एक एरिया डीए या बहुत सारे एरिया डीए? ओ हो, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, समझ भी आ रही है। अब क्या करें? घूमने चलो, देखो भाई और बातें करते हैं। डीए बाई आर स्क्वायर सॉलिड एंगल 3D में होता है। हाँ, समझ आ रहा है सर। ओम से उसे डिनोट करते हैं, ओम वाला रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअली। ऐसा ओम का रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू
आई आर, हाँ आर इक्वल टू वी बाई आई। अरे हाँ, हाँ सर 10th पास होना सब लोग? नहीं सर नहीं, मैं कह रहा हूं एरिया ऐसे डीए की बजाय मैं थोड़ा टेढ़ा ले लूं, डीए डैश। देखो डीए डैश भी जो चारों तरफ से ऐसे अपन उससे उस सरफेस से जो ऐसे लेंगे बेसिकली अपन करते क्या, उसकी जो सरफेस है उसकी पेरीफेरी से सारी लाइंस खींच लेते हैं, तो कौन टाइप बनता है? देख डी और डीए डैश के लिए, डीए एंड डीए डैश के लिए सॉलिड एंगल सेम है। ये तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। डीए और डीए डैश के लिए सॉलिड एंगल सेम है। मान लो कि डीए डैश गिवन है, तो असलियत में सॉलिड एंगल तो डीए बाई आर स्क्वायर है, पर हमें मान लो डीए डैश गिवन है और डीए डैश परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा है और जो रियल परपेंडिकुलर लाइन है वो ऐसे है और ये एंगल थीटा है, तो क्या डीए डैश को लिखा जाए, डीए को लिखा जा सकता है डीए डैश कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, या अपन ऐसा बोल सकते हैं डीए परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर। तो डेफिनेशन में थोड़ा ट्विस्ट कर लिया कि सॉलिड एंगल क्या है, डीए परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर। डीए परपेंडिकुलर मतलब component of area whose surface is perpendicular to R। एरिया का वो वाला कंपोनेंट जिसकी सरफेस R के परपेंडिकुलर हो, वो वाला एरिया अपॉन आर स्क्वायर इज द डेफिनेशन ऑफ solid angle, is the definition of solid angle। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, सही है सर, सही है सर। चलो भाई, सो डी ए परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ एरिया हुज सरफेस इज परपेंडिकुलर टू आर। ओके ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एरिया हुज सरफेस इज परपेंडिकुलर टू आर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, गॉट योर पॉइंट। चलो भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। सो कंपोनेंट ऑफ एरिया हुज सरफेस इज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, हो गया भाई। आओ भाई, वारे भाई, अब क्या करें, अब क्या करें? अरे अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनते चलो, बढ़ते चलो। ये बात तो समझ आ गई सर। सो डी ए डैश कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ एरिया हुज सरफेस इज परपेंडिकुलर टू आर अपॉन आर स्क्वायर। अरे तो हमने लिख ही लिया। हो अब समझो। एक्चुअली अब मैं ना ये जो आपने सीखा ना, इसके सबसे सिंपलेस्ट केस लेता हूं, स्फेयर्स। स्फेयर्स इसके सबसे सिंपलेस्ट केस है, उसको लॉजिकली पहले समझो। अगर तुम स्फेयर्स के सबसे सिंपलेस्ट केस क्यों है उसको समझो। अगर आप स्फेयर में देखो तो कोई भी छोटा सा एरिया लो डीए, उस डीए की हर जगह से दूरी आर है और हर जगह एरिया परपेंडिकुलर टू आर है। आप स्फेयर में कोई भी एरिया ले लो, उस हर एरिया के हर पॉइंट की दूरी सेंटर से आर है। हाँ, और वो हर एरिया परपेंडिकुलर टू आर भी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या कंडीशन थी कि डीए का जो एरिया हो वो उसका हर पॉइंट की दूरी आर होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, एरिया का जो सरफेस एरिया है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू आर होना चाहिए। ओके, ये बात तो सर एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह। अब क्या करें? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। सुनो रे भाई, वाह रे भाई, ओहो हो, आ जाओ भाई। ठीक, तो स्फीयर में देखो तो दोनों कंडीशन डायरेक्टली सेटिस्फाई होती है। क्या स्फीयर के हर पॉइंट का की सेंटर से दूरी आर होती है?
क्या स्फीयर के हर पॉइंट की दूरी सेंटर से r होती है, तभी तो वो स्फीयर बनता है। और स्फीयर का हर सरफेस का हर छोटा सा एरिया क्या परपेंडिकुलर टू r होता है? हाँ, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट केस है किसके? सॉलिड एंगल के। अरे हाँ सर, अब खुद सोचो, अगर मैं एक हेमिस्फीयर ले लूं तो वो हेमिस्फीयर उसके सेंटर पर क्या सॉलिड एंगल बनाएगा? अगर ये सर्कल होता, सेमी सर्कल, तो प्लेन एंगल पाई होता। अरे हाँ सर, पर हम 3D में हैं, तो बताइए सॉलिड एंगल क्या होगा? बताइए सॉलिड एंगल क्या होगा? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर, बताओ, तुम कर सकते हो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। कोई इंटीग्रेशन किसी चीज की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। सॉलिड एंगल क्या चीज? सॉलिड एंगल होता है DA/r²। अच्छा, हेमिस्फीयर का पूरा एरिया कितना है? 2πr²। हाँ सर। अच्छा, क्या हर एरिया के हर पॉइंट की दूरी r है? अरे हाँ सर। ओहो, क्या हर एरिया परपेंडिकुलर टू r है? हाँ सर। तो सॉलिड एंगल डायरेक्ट आ गया, 2πr² टोटल एरिया अपॉन r²। टक 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 2π। अरे हाँ सर, हेमिस्फीयर का पूरा एरिया 2πr² है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल 110%, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। बाई r² क्यों लिखा? ऐसा ही है क्योंकि हमें समझ आ रहा है सर। अरे बोलो भाई, अरे बोल तो दो। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, 110% सही है सर। यस सर, क्लियर है सर, बोलो भाई। फाइंड आउट द सॉलिड एंगल सेपरेटेड बाय हेमिस्फीयर एट सेंटर। सर 2π। भाई साहब 2π प्लेन एंगल में पूरा चक्कर हो जाता था। यहां पे हेमिस्फीयर आधा है पर सॉलिड एंगल 2π हो चुका है। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल अलग अलग बात है। ये 3D एंगल है, वो 2D एंगल है। आपको डिफरेंस इमेजिन करना आना चाहिए, आपको डिफरेंस इमेजिन करना आना चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही सर। चलो भाई, अब क्या करें? देखो भाई, ये 2π आ गया, ये तो सब आ गया, आंसर आया 2π/SR मतलब स्टेरेडियन। ओ हो, स्टेरेडियन जो अपन ने बोला ना, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। उसकी फुल फॉर्म क्या है? SR। सॉरी, शॉर्ट फॉर्म क्या है? SR। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ओहो हो, मैं तो कह रहा हूं पूरा स्फीयर ले लो। अब बताओ, पूरा स्फीयर अगर ले लूं तो सॉलिड एंगल क्या होगा? बता सकते हो तुम डायरेक्ट? सर पूरा एरिया सर 4πr²। सर हर एरिया के हर पॉइंट से दूरी r ही है और सर परपेंडिकुलर ही है, तो 4πr²। ओ हो, तो देखो, सर्कल अगर है तो प्लेन एंगल 2π है। स्फीयर अगर है, कंफ्यूज मत हो ना, स्फीयर अगर है तो पूरा एंगल घूमने में 4π। सॉलिड एंगल, ओ हो, ये 3D में एंगल है, वो 2D में एंगल है, तो पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल 4π है। अरे हाँ सर, अब कुछ कुछ कहानी ध्यान से समझो, तुम्हें जो फील आनी चाहिए यहां से, तुम्हें जो फील आनी चाहिए यहां से, ध्यान से समझो उसको। क्या? जैसे तुम याद करो, ये सर्कल बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, ये स्फीयर कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो। पहले 2-3 बातें बताता हूं कि जैसे अगर ये सर्कल होता था, एनालॉजी दे रहा हूं आपको, देखो, सर्कल सेंटर पे थीटा 2π, स्फीयर सेंटर पे सॉलिड एंगल 4π, सर्कल सेंटर के अलावा भी कोई पॉइंट हो तब भी पूरा घूमने के लिए क्या 2π ही लगेगा? हाँ सर, ऐसे ही स्फीयर अगर हो तो कोई भी अनदर पॉइंट हो
अंदर है अगर तो क्या 4 पाई ही लगेगा। सर्कल बड़ा हो छोटा हो पूरा घूमने के लिए प्लेन एंगल 2 पाई लगेगा। ऐसे ही स्फीयर बड़ा हो छोटा हो पूरा सॉलिड एंगल 4 पाई ही होगा। अरे हाँ सर, ऐसे ही अगर अपन ध्यान से देखें तो मैं तो कह रहा हूं कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, क्लोज्ड सरफेस। अरे हाँ, जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोई भी क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप है तो अंदर जो थीटा है वो क्या है, वो 2 पाई है। ऐसे अगर क्लोज सरफेस है तो अंदर किसी भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल है वो है 4 पाई। क्लोज सरफेस क्लोज लूप में अंतर समझ आना चाहिए। प्लेनर क्लोज लूप अगर है तो पूरा चक्कर काटने में 2 पाई एंगल लगेगा। ऐसे ही अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कुछ भी, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर पूरा उसको देखने के लिए मुंडी तीनों चारों तरफ घुमानी पड़ेगी, पूरे 4 पाई एंगल में घुमानी पड़ेगी, सॉलिड एंगल में। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, सही लग रहा है सर, बोलो पक्का? हाँ सर। जैसे अगर तुम याद करो तो मैंने बोला था कि अगर ये सर्कल है और पॉइंट बाहर है तो क्या थीटा 0 है। इन द सेम वे अगर क्लोज सरफेस है और पॉइंट बाहर है तो सॉलिड एंगल होगा 0। क्या होगा? 0। तो बाहरी किसी भी पॉइंट के लिए, क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल 0 और क्लोज सरफेस के अंदर सॉलिड एंगल 4 पाई। अरे हाँ सर, बोलो कुछ कुछ बात समझ आई क्या? एनालॉजी समझ में आई? फील करा रहा हूं थोड़ी ढंग से पूरी फिजिक्स के लिए। हाँ, अब पता है आज तो ये खत्म कर रहा हूं, अगले टर्न पे मैं ये प्लेन एंगल, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है जनरली इनमें रिलेशन, क्योंकि जनरली हमें ना प्लेन एंगल पता होता है, हमें उसे प्लेन एंगल से सॉलिड एंगल निकालना आना चाहिए, हमें उस प्लेन एंगल से सॉलिड एंगल निकालना आना चाहिए। वो अगले टर्न पे सिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये तो अपने 4 पाई छोटी छोटी बातें समझ ले, अपन ने जो भी बोला। एनी क्लोज्ड आर्क 2 पाई, एनी क्लोज सरफेस 4 पाई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है जो भी बोला। एट इंटीरियर पॉइंट 4 पाई, कैसी भी क्लोज सरफेस हो अंदर सॉलिड एंगल कैसा होगा? 4 पाई। अरे हाँ सर, सॉलिड एंगल, पोजीशन ऑफ सॉलिड एंगल हो एट एनी पॉइंट अगर अंदर हो तो 4 पाई और अगर एक्सटीरियर पॉइंट हो तो 0। ये बातें मैं समझा चुका हूं आपको। पहले बताओ यस और नो, ये कहानी सुनाई अभी मैंने आपको। हाँ सर, अब जो आगे अगले टर्न पे अपन पढ़ने वाले होंगे वो क्या होगा? वो होगा बेसिकली अगर अपन बात करें तो रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये सीखेंगे अगले टर्न पे अपन। यहां से चालू करूंगा बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, तो फिर अगले टर्न तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।